आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी पार्ट 2 इन हिंदी। स्टूडेंट्स, आज हम वर्गीकरण के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 को मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आपको बताती हूँ। जब भी हमने जीवों में वर्गीकरण देखा तो पहला काम हमने क्या किया, उनको एक यूनिक नाम दिया जो उनका सबसे अलग था। दूसरा, हमने उन्हें वो नाम दिया जो कि यूनिवर्सल था या सारी दुनिया में एक ही नाम माना जाता था, सारी दुनिया में एक ही नाम जाना जाता था। सिस्टमैटिक ब्रांच में हमने इसका अध्ययन किया और इस अध्ययन करने के लिए हमने इसके सबसे छोटे समूह को देखना और जानना आवश्यक समझा, जिसे मैंने जाति कहा। जाति में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनमें दो लक्षण हमने मुख्य रूप से देखे। पहला कि वो एक साथ समूह बना के रहते हैं, समान लक्षण धारण करते हैं, और दूसरा वो आपस में प्रजनन करने की क्षमता या अंतः प्रजनन करना जारी रखते हैं। इनमें कुछ की कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इन की कैरेक्टर्स के बेसिस पर या इन कुंजी लक्षणों के आधार पर हमने डिफरेंट की कैरेक्टर्स की बात करी थी। इसमें मैंने पहला लक्षण आपको बताया था, जंतु किस स्तर का है, संगठन का आधार क्या है, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग स्तर। दूसरा मैंने देखा था जनन स्तरों की संख्या कितनी है। दो डर्मिस इसमें प्रेजेंट है, एक्टो और एंडोडर्मिस, या तीन डर्मिस प्रेजेंट है, तीन जनन स्तर हैं, एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस और मीजोडर्मिस। तीसरा कैरेक्टर मैंने देखा था कि इसमें सीलोम है कि नहीं। सीलोम नहीं है तो एसीलोमिक, कूट सीलोम है तो स्यूडोसीलोमिक, और सीलोम है तो सीलोमिक कहलाए। सिमेट्री की बात करी थी तो इसमें दो तरह की सममिति मैंने बताई थी, एक अरीय सममिति और एक द्विपार्श्व सममिति। इसका हमने भ्रूणीय परिवर्धन देखा था कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, और अंततः मैंने इसमें कंकाल की बात करी थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब मैं बात करती हूँ कि इसमें संगठन का क्या स्तर है, तो मैंने संगठन के स्तर के आधार पर जीवों को एक फाइलम में रखा। फाइलम के बाद जब मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे आई तो मैंने कहा फाइलम के बाद उससे कुछ एक्सक्रीट कैरेक्टर या स्पेसिफिक कैरेक्टर या विशेष गुणों के आधार पे मैंने फाइलम को एक क्लास में बांटा। ठीक है, तो पहला हुआ संघ, संघ के बाद आए जीव वर्ग में, वर्ग से अगर और स्पेसिफिक कैरेक्टर में आई तो आए गण में, और गण से भी स्पेसिफिक कैरेक्टर में आई तो आए जीनस में, और जीनस से भी स्पेसिफिक कैरेक्टर पे आई तो वो आए स्पीशीज में। अब चूंकि हम स्पीशीज की या जाति की बात कर रहे हैं, ये वाली जो आप शीट देख रहे हैं इसमें आपको ये सारे जो टेक्सॉन्स हैं दिख रहे हैं। ये जितने लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लेवल 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, हमें जो भी लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो इसके टेक्सॉन्स हैं। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा हुआ, जाति। जाति की हम बात कर चुके हैं, जाति संकल्पना की हम बात कर चुके हैं। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बताएंगे। तो मैंने कहा एक तरह से जो इंटरब्रीड करते हैं एनिमल्स, ये एक पॉपुलेशन बनाते हैं या ये एक समुदाय बनाते हैं। कई समुदाय मिलकर एक गण बनाते हैं, कई गण मिलकर एक वर्ग बनाते हैं, और कई वर्ग मिलकर एक संघ बनाते हैं। तो ये इसके कई समूह कहलाए। इसके बाद हम और भी समूह बना सकते हैं। जैसे हमने कहा एक संघ और एक वर्ग के बीच में हम एक उपसंघ लगा सकते हैं, या संघ से भी ऊपर हमें कोई कैटेगरी लगानी हो तो हम उसको सुपर किंगडम कह सकते हैं। तो इनके ऊपर या तो सुपरा लगा दिया या सब लगा दिया, और या इनके नीचे की तरफ इन्फ्रा लगा दिया या उप लगा दिया। अगर इनके बीच में भी आवश्यकता हो तो इनके बीच में भी हम ब्रांचेस लगा सकते हैं। वर्ग और गण के बीच में कोहर्ट लगा सकते हैं, कुल और वंश के बीच में ट्राइब लगा सकते हैं, विभाग लगा सकते हैं, कोटि लगा सकते हैं, सीरीज लगा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि इन सब को लगाया जाए। मुख्य रूप से जो हमने स्तर देखे वो हमारे थे संघ, वर्ग, गण और जाति, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। हम केवल इसी की बात करते हैं। अब ये जो हमें क्रमागत वर्णन दिखाई दिया तो हम इसे कहते हैं कि ये लीनियस ने सबसे पहले दिया था, और लीनियस ने जो ये क्लासिफिकेशन दिया था इसको पादानुक्रम क्रम कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हायरार्किकल पैटर्न। हायरार्किकल पैटर्न यानी एक के बाद दूसरा क्रमागत रूप से आएगा,
पदानुक्रम यानी एक के बाद दूसरा पद एक अनुक्रम में आना या एक सीरीज में आना कंपलसरी होता है। तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस कौन है? इनका नाम है कार्ल वॉन लिने। 1707 से 1778 के बीच का इनका कार्यकाल देखा गया है और कार्ल वॉन लिने को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहते हैं। आप लोग कहेंगे अभी अभी आपने मैडम कैरोलस लीनियस बोला है, अब आप इसे कार्ल वॉन लिने कह रही हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बताती हूँ कि जब जीवों का वर्गीकरण प्रारंभ हुआ, कैरोलस लीनियस ने ये वर्गीकरण किया, तो ये नामकरण की जो पद्धति आई या जो नॉमेनक्लेचर हमें देना था, इसलिए उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में इन्होंने अपना नाम कार्ल वॉन लिने से बदलकर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार कैरोलस लीनियस लिख लिया। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। जो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक थी जिसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन लिखा था, वो थी सिस्टमा नेचुरी। उसके बाद उन्होंने स्पीशीज़ ऑफ प्लांटेरम भी दिया था। जो सिस्टमा नेचुरी है वो सबसे पहले हॉलैंड ने पब्लिश करी थी 1835 में। उसके बाद हर एक साल में और फिर कुछ साल छोड़ के इसके 16 संस्करण प्रकाशित हुए थे। और इसके अनुसार जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था उसमें जीनस और स्पीशीज़ के नाम रखे जाते हैं। पहला नाम जीनस का होता है और दूसरा नाम स्पीशीज़ का होता है। नाम रखने की जो क्रिया है इसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इस नॉमेनक्लेचर में हमने ये देखा कि नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्या हुई। तो अभी आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहली चीज़ कि इंग्लिश में हमने लैपर्ड और पैंथर, हिंदी में हमने इसके लिए शेर कहा। भारत में अगर हमने चिड़िया देखी तो हम लोग इसे घर में छोटी चिड़िया कहते हैं। इसको हम यूपी के एरिया में पहुंच जाएंगे तो इसको गौरैया कहते हैं। गुजराती में इसे चकली कहते हैं, मलयाली में इसे कुरुवी कहते हैं, इसको अदर लैंग्वेजेस में अगंदी कहते हैं, कुरुवी कहते हैं, नारायण पक्षी कहते हैं, छोटी चराई कहते हैं, गिजिंशकी कहते हैं, ग्वेरा कहते हैं। तो जो इंग्लैंड में पहुंच जाएं तो इसे इंग्लिश स्पैरो कहते हैं और हाउस स्पैरो कहते हैं। तो एक ही जंतु के इतने सारे नाम, ये जो आपको एक टेबल जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमने देखा कि एक ही चिड़िया के इतने सारे नाम। तो हम एज अ साइंस के स्टूडेंट ये चीज़ देखेंगे कि अगर मैंने किसी चीज़ की बात करी और मेरे ही देश के किसी और प्रांत का व्यक्ति इसे कुछ और नाम से बुला रहा है, इंग्लैंड में जाएंगे तो किसी और नाम से इसका प्रोनाउंसिएशन होना बिगिन हो जाता है। इसके लिए मुझे एक ही तरह का नाम इसका रखना पड़ेगा। ये मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ। तो ये बहुत सारे एनिमल्स के नाम हैं जो कि मैंने नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रखे हैं। और आप इसकी पहली कैटेगरी अगर देखते हैं तो इस पहली कैटेगरी में मैं बात करती हूँ कि एनिमल्स का किंगडम क्या है। उसके बाद मैं बात करूँगी इनके फाइलम्स क्या हैं, इसकी क्लासेस क्या हैं, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और स्पीशीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल जो मेरी फ्रूट फ्लाई है इसको मैंने रखा किंगडम एनिमेलिया में, फाइलम रखा ऑर्थोपोडा में, क्लास रखी इंसेक्टा में, ऑर्डर है इसका डिप्टेरा, ड्रोसोफिला इसका जूलॉजिकल नेम है, इसके लिए इसकी फैमिली हुई ड्रोसोफिलिडी, जीनस इसका हुआ ड्रोसोफिला और इसकी स्पीशीज़ मानी गई मेलेनोगैस्टर। तो द्विनाम पद्धति के अनुसार इस फल मक्खी का, फ्रूट फ्लाई का, जो कई बार आप घर में फल रख देते हैं उनके ऊपर पैदा हो जाती है छोटी छोटी सी मक्खियाँ, उसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। इसी तरह हमारे घर में मच्छर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली निमेटोसीरा, जीनस एडीज और स्पीशीज़ इजिप्टी। ठीक है, इजिप्ट में सबसे पहले देखा था इसलिए इजिप्टी इसका नाम है और इसका कंप्लीट नाम हो जाता है एडीज इजिप्टी। फ्रॉग है फाइलम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर इन्यूरा, फैमिली रेनिडी और जीनस है इसका रैना और स्पीशीज़ है इसकी टिग्रीना। तो इसका जूलॉजिकल नेम हो जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से रैना टिग्रीना। क्रो है, इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एव्स,
ऑर्डर है इसका पैसेरिफॉर्मिस, फैमिली है इसकी कॉर्विडी, जीनस है इसका कॉर्वस और स्पीशीज है स्प्लेंडेंस, तो इसका नाम हो गया कॉर्वस स्प्लेंडेंस। इसी तरह से अगला जो एग्जाम्पल है वो चिंपैंजी का है और ह्यूमन का है, ठीक है। तो दोनों एनिमेलिया में आते हैं, चिंपैंजी और ह्यूमन। दोनों का जो फाइलम है ये कॉर्डेटा है, दोनों की जो क्लास है ये मेमेलिया है, दोनों का ऑर्डर प्राइमेट्स है, दोनों फैमिली होमिनिडी के हैं, और जो चिंपैंजी है उसका जीनस है पैन और उसकी स्पीशीज़ है ट्रिग्लोडाइटिस, और जो ह्यूमन है उसका जीनस है होमो सेपियंस। तो इनका जूलॉजिकल नाम हो गया होमो सेपियन। इसी क्रम में हम जब नाम देने लगे तो ये नाम हमने जो जूलॉजिकल नाम दिया वो यूनिक है, क्योंकि दुनिया में तो इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं केवल जूलॉजिकल नेम पे। तो व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर, और इस नॉमेनक्लेचर के लिए इसका अंतर्राष्ट्रीय कोड हम कैसे देखेंगे। तो नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत दिया गया। जातियों और वर्गों के नामकरण की समस्या सुलझाने के लिए दुनिया भर के जो जूलॉजिस्ट थे या प्राणी शास्त्री थे, उन्होंने मिलकर एक रूल बुक बनाई, एक नियमावली तैयार करी। बर्लिन में जो 5th इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस हुई थी, उसमें ये जो एक रूल्स थी या नॉमेनक्लेचर का रूल बुक था वो निकाला गया और उसको नाम दिया इंटरनेशनल कोड ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम कहते हैं ICZN। ये ICZN ने सारे एनिमल्स के जो स्पेसिमेन हैं, इसका एक मेन हेड ऑफिस बना रखा है लंदन में। नेचुरल हिस्ट्री एक म्यूज़ियम बना रखा है जो नेचर और नेचर से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा रखती है। स्थापना इसकी 18 सितंबर 1885 में की गई थी। 21 देशों के लोग इसके सदस्य हैं, लगभग 28 के करीब इसके सदस्य हैं। ये जो नियमावली बनाई थी इसका पहला संस्करण तो बनाया गया था 1961 में, बन तो 1885 में 95 में ही गया था, लेकिन 1961 में इसका प्रकाशन हुआ ठीक से। और वर्तमान में जो 1 जनवरी सन 2000 में इसका चौथा संस्करण निकला है, 4th एडिशन निकला है, उसमें हमने कैरोलस लीनियस की बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर को अपना लिया है और द्विनाम पद्धति काम में ले ली है। ये नाम सबसे पहले सिस्टमा नेचुरी में थे और अब 1758 में जो इसका एडिशन निकला था 10वां, उसको हम आजकल सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ये जो नियमावली है ये बहुत लंबी चौड़ी सी किताब है, 1000-2000 पेजेस की, तो ये पूरी नियमावली हमारे लिए पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन इसकी जो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ने हमारी ये निकाली है नॉमेनक्लेचर की किताब, इसके कुछ नियम मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, ये जो नाम हम रखे जाएंगे ये नामकरण वर्तमान में प्रेजेंट जातियों पर भी लागू होंगे और विलुप्त जातियों पर भी लागू होंगे, लेकिन ये उससे बनने वाली कोई नए टिराटा पे या हाइब्रिड पे नहीं लगेंगे। मुख्य जाति ही मानी जाएगी, यानी घोड़ा या गधा ही आएगा इसमें, खच्चर इसमें नहीं आएगा, तो संकरों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नई प्रजाति पर हम ये बात नहीं लागू करेंगे। दूसरा, हमने ये कहा है कि नामकरण कोड हमने 1 जनवरी 1758 से चुना है और इसमें हमने लिया है पहली चीज़ लीनियस ने जो सिस्टमा नेचुरी लिखा है उसको, और दूसरा जो क्लार्क ने लिखा है एरेनी स्क्वेसिसी, है ना, इन 2 किताबों को हमने आधार माना है। तीसरा, जो भी हम नाम रखते हैं चाहे वर्ग का हो चाहे गण का हो, वो किसी भी 2 जंतु का एक समान कभी भी नहीं होगा, सबके नाम अलग अलग रखे जाएंगे। अब अगर ऐसा हुआ कि भारत में बैठे वैज्ञानिक ने कोई नाम दे दिया है और लंदन में बैठे किसी वैज्ञानिक ने नाम दे दिया है और जर्मनी में बैठे हुए किसी वैज्ञानिक ने नाम दे दिया है, तो एक ही वर्ग के, एक ही कैटेगरी के अगर 2 या 2 से अधिक अलग अलग नाम दे दिए जाएं तो वो वाला नाम पहले दिया गया था वो वरीयता के हिसाब से या प्रायोरिटी के हिसाब से पहले आया, उसने पहले पाया, पहले आओ पहले पाओ, तो जिसने पहले नाम रखा था उस नाम को मान्यता मिल जाएगी, चाहे उसने वर्ग के लिए लिखा हो चाहे संघ के लिए। तो ये वहाँ पे नाम जुड़वाने के लिए हमें
प्रूव करना पड़ता है। नेक्स्ट हमने ये देखा है कि नियमावली में जब जाति लिखेंगे तो एक ही नाम उसका होगा, स्पीशीज़ का एक ही नाम होगा, ऑर्डर का एक ही नाम होगा, जीनस का एक ही नाम होगा। जैसे अगर मैं संघ की बात करूं तो प्रोटोजोआ एक ही नाम है, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो इंसेक्टा एक ही नाम है, होमो एक ही नाम है। ये नियमावली का बिंदु नंबर 5 है, आपके इस नोट्स में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 5। लास्ट इसमें एक करेक्टर और है कि जो जाति है उसका नाम 2 पद में होता है। कभी कभी क्या होता है, इसके लिए हम त्रिपद पद्धति भी काम में ले लेते हैं। इसमें मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सोलियम पाई जाती है सुअर के पेट में, ठीक है, सुअर के अमाशय में पाई जाती है टीनिया सोलियम। और एक और टीनिया की स्पीशीज़ है जो पाई जाती है गाय के आंत्र में, जिसको हम कहते हैं टीनिया सैजिनेटा। इसी तरह से एक जू का एग्जाम्पल है ह्यूमन पैडिकुलस, या फिर इसको पैडिकुलस ह्यूमैनस भी कह सकते हैं, है ना। तो सर में पाई जाने वाली जो जू है उसको तो हम कहेंगे पैडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटाइटिस, और जो शरीर पे पाई जाती है उसको हम कहेंगे पैडिकुलस ह्यूमैनस कार्पोरोसिस, ठीक है। तो मैंने इसमें पहला नाम जीनस का बोला, दूसरा नाम मैंने इसमें स्पीशीज़ का बोला, और तीसरा नाम मैंने इसमें सब स्पीशीज़ का बोला। तो किस स्थान में वो पाई जाएगी इसके आधार पे कभी कभी त्रिनाम पद्धति भी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे आपके सामने लिखा हुआ आपको फर्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा है कि टीनिया सोलियम द्विनाम पद्धति के अनुसार एकदम बढ़िया नाम है। नेक्स्ट करेक्टर जो हम देखते हैं, जो नोमेनक्लेचर में हम लोग मानते हैं, नाम हमेशा या तो लैटिन भाषा में लिया जाएगा, और अगर किसी और भाषा से लिया जाएगा तो इसको लैटिनीकृत कर दिया जाएगा या लैटिनाइज्ड कर दिया जाएगा। अगला लक्षण नोमेनक्लेचर की किताब में ये लिखा है कि जिस व्यक्ति ने उस जाति का या उस स्पीशीज़ का पहली बार वैज्ञानिक नाम लिखा है उसका नाम उस लेखक के नाम को प्रस्तावक के रूप में माना जाता है, और उस नाम के आगे, जैसे नेरीज है, इसको डाइवर्सिकोलर नाम दिया तो इसके आगे हमने लिखा मुलर और कॉमा लगा के हमने लिखा 1776। तो इसका मतलब है कि ये जो नाम है नेरेस डाइवर्सिकोलर, ये नाम सबसे पहले मुलर ने दिया था और सन 1776 में दिया था। तो इस डिस्क्रिप्शन से पता चल जाता है कि किस वैज्ञानिक ने ये नाम दिया है, और कॉमा के बाद हम ये लिख देते हैं कि किस वर्ष में दिया है। नाम द्विनाम पद्धति में हुआ, लैटिनाइज्ड हुआ, उसके आगे हम साइंटिस्ट का नाम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। यहाँ पे ये लिखा है कि बीच में कॉमा लगा के लिख दीजिए, लेकिन ये वर्णनकर्ता का नाम लिखना, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, वर्णनकर्ता का जो नाम लिखना है ये ऐच्छिक है। लेकिन इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। टीनिया सोलियम लीनियस 1758, शिस्टोसोमा मैंसोनाई सेम्बॉन 1907। तो इसमें लिने और सेम्बॉन दोनों का नाम लिख देते हैं। अब 2 वैज्ञानिकों ने काम कर दिया तो उसका नाम कैरोलस लीनियस की जगह LNN लिख दिया, और साथ में सिम्बॉन ने काम किया था तो SAMB लिखकर डॉट लिख सकते हैं। दोनों वैज्ञानिकों के नाम लिखे जा सकते हैं। 2 से अधिक वैज्ञानिक अगर खोजा है तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे जीव का नाम कि टीनिया सोलियम, आगे हमने लिख दिया LINN डॉट, ठीक है, लीनियस। उसके बाद 2 और वैज्ञानिक हैं, 3 और वैज्ञानिक हैं, 4 और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अगर ये काम किया है तो हम लिख देते हैं @L, स्मॉल में लिख देते हैं ET.AL। तो इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं लीनियस व अन्य। बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम नहीं लिखे जाते, इसमें से जो मुख्य व्यक्ति होता है उसका नाम लिखा जाता है। अगला लक्षण, यदि किसी जाति के नाम बाद में बदल दिए जाएं, है ना, तो मूल वर्णनकर्ता का नाम और वर्ष तो हम लिखते ही हैं, लेकिन अब उसके आगे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका अब नया नाम पड़ गया है, पहले इसका नाम कुछ और था। तो जो शॉर्डिनन ने इसका अध्ययन किया था 1930 में, उसका नाम हमने इन ब्रैकेट लिख दिया।
10वां लक्षण इस जो ICZN ने दिया था उसमें मैं आपको बताऊं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञानियों ने नामकरण नियमावली दी थी 20वीं शताब्दी में, तभी ये लागू हो गई। इसमें हमने द्विनाम पद्धति भी दी, त्रिनाम पद्धति भी दी। तो जॉन रे का भी इसमें नाम आ गया था, कैरोलस लिनियस का भी आ गया था। इसमें किस वैज्ञानिक ने ढूंढा, किसने संग्रह किया और किसने लगातार जातियों का वर्णन किया, इसके आधार पे जो चिड़ियाओं के नाम बदलते गए उसमें हमने चिड़िया के नाम के आगे ये सारे चेंजेस साइंटिस्ट के साथ लिख दिए। जैसे आजकल जो नाम चल रहा है वो, और उससे पहले जो क्रिया हुई थी वो। पैसर इंडिकस जॉर्डन और शेल्बे ने नाम दिया था 1835 में। पिजिटा नाइग्रोकॉलिटिस नाम दिया था बर्टन ने 1838 में। पैसर कॉन्फ्यूक्सियस नाम दिया था बोनापार्ट ने 1853 में। पैसर एनिग्मेटिकस नाम दिया था सेरुडने ने 1903 में। और आजकल जो नाम माना जाता है वो कैरोलस लिनियस का दिया हुआ नाम माना जाता है, जिसको हम कहते हैं पैसर डोमेस्टिकस लिनियस 1758। इस नियमावली ये स्पष्ट करती है कि बाद में कितने भी नाम दिए जाएं, जो नाम सबसे पुराना है, इस आपको चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो यही वाला नाम मान्य होगा, जो कि सबसे पहले दिया था किसने, कैरोलस लिनियस में। अब इसमें उदाहरण हमने एक और मान सकते हैं, जिसमें हमने शिस्टोसोमा की बात करी थी कि शिस्टोसोमा पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नाम दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी जो नाम दिया गया वो वही था जो कि बिल हार्ट्स ने दिया, उसको अब नहीं माना जाता। विनलैंड ने जो नाम दिया 1858 में, उसको माना जाता है। द्विनाम पद्धति आपकी पहले पढ़ी हुई है। द्विनाम पद्धति में लिखते समय जो वंश का नाम है वो हम कैपिटल अक्षरों में लिखते हैं, जाति का नाम हम स्मॉल अक्षरों में लिखते हैं। ये आप रिकॉर्ड बनाते समय भी ध्यान रखिएगा कि जो जीनस का नाम है वो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे। जाति का नाम आप स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। अगर छपाई में लिखेंगे तो इटैलिक्स या तिरछे में लिखेंगे। लिखते वक्त आपकी हो सकता है राइटिंग तिरछी हो, तो हम लिखते वक्त क्या करते हैं, जो जीनस का नाम है वो तो हम कैपिटल में लिख देते हैं, और जो स्पीशीज़ का नाम है उसके नीचे हम अंडरलाइन बना देते हैं। अभी आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में हम ये मानते हैं कि कुछ नामों के आगे उनके प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, प्रत्यय जो कि नाम के अंत में लगाया जाता है। तो वर्गीकरण में फाइलम के अंत में हमेशा, अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो फाइटा लगता है, सब फाइलम के आगे फाइटीना लगता है, क्लास के आगे ऑप्सिडा लगता है, और सब क्लास के आगे इडी लगता है। जूलॉजी में इस तरह का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ऑर्डर की अगर बात की जाए तो प्राणी शास्त्र में एल्स लगता है, और बॉटनी या वनस्पति शास्त्र में एलीज लगता है, और प्राणी शास्त्र में इफॉर्मिस लगता है। सब ऑर्डर में बॉटनी में इनी लगता है और जूलॉजी में इडी लगता है। फैमिली में बॉटनी में एसी लगता है और जूलॉजी में डी लगता है, DAE, ईडी करके डी लगता है, ई और डी। सब फैमिली में बॉटनी में अगर कोई नाम है तो ओईडी लगता है और जूलॉजी में इनी लगता है, और ट्राइब में बॉटनी में एई लगता है और जूलॉजी में इनी लगता है, और सब टाइप जो ट्राइब्स हैं उसमें बॉटनी में इनी लगता है और जूलॉजी में इना लगता है। ये कोई कंफर्म्ड नहीं है, इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस चलते रहते हैं। यहाँ पे आपका जो वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। वीडियो को आप लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेरीज में या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।